नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ाता हूं। और साइंस के अंतर्गत मैंने आपको कई सारे ऐसे कह सकता हूं आपके जो चैप्टर है उसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, जिसके अंतर्गत आपका जो आपके रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर थे उसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आपके जो बायो के सारे 4 चैप्टर थे उसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि मैंने फिजिक्स के अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका कौन-सा था, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा आपका कह सकता हूँ कि विद्युत धारा के द्वारा जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसके बारे में। दूसरा जो आपका फिजिक्स का चैप्टर मैंने पढ़ाया, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस चीज के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। और आज जो मैं आपका चैप्टर लेके आया हूँ वो है प्रकाश का परावर्तन, और उसके कारण जो और उसमें जो हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं उस चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा एक और आपका चैप्टर बचेगा जो कि ह्यूमन आई मतलब मानव नेत्र बचेगा, मैं उसको भी आपको पढ़ा करके पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इसके अलावा मैंने आपको विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का जो कह सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको एमसीक्यू के फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही में कुछ न्यूमेरिकल के बारे में पहले ही बता दिया। तो आइए यहाँ पे हम इस चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे, और जैसे ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा मैं इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन साथ में न्यूमेरिकल आपके होंगे, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की क्या क्या क्वालिटी होती है, प्रकाश के अंदर परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के अंदर कह सकता हूँ अपवर्तन क्या होता है, और उसके साथ ही बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आपके साइंस के अंदर कई सारे सब ऐसे चैप्टर थे जिसके अंदर कुछ न कुछ टॉपिक आपका आपके सिलेबस से, पहले वाले सिलेबस से हट चुका था, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर क्या है कि आपका जो कह सकता हूं कि कोई भी टॉपिक आपका पूरी तरीके से या कोई भी टॉपिक आपके चैप्टर से हटा नहीं है, हमें सारी चीजों को पढ़ना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे वही मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा, और उसके बाद मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला टॉपिक दिख रहा होगा, क्या, प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन से पहले हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि प्रकाश होता क्या है, हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि प्रकाश की कौन सी क्वालिटी होती है, प्रकाश के कौन से गुण होते हैं। हम इस चीज को जानने के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, के बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, पढ़ेंगे प्रतिबिंब, यानी कि जो आप इमेज देखते हो वो क्या होता है। इसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, कौन सा, एक रियल और दूसरा वर्चुअल, यानी कि एक हम क्या पढ़ेंगे, एक आपका पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हम ये पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब, ये क्या होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि समतल दर्पण के फिर हम देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपका समतल दर्पण साथ में गोली दर्पण आएगा। तो हम वहां पे समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे दर्पण का सूत्र हम पढ़ेंगे। इसके अलावा उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चिन्ह परिपाटी होते हैं, यानी अभी आपको चिन्ह परिपाटी का मतलब नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा कि चिन्ह परिपाटी के अंदर क्या होता है। वो बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, जिससे क्या होता है उनके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, लेकिन मैं आपको उसको बिल्कुल इजी तरीके में समझा दूंगा, जिससे क्या होगा आपके आपसे भी क्या होगा, न्यूमेरिकल आपका होने लगेगा। तो वो पढ़ने के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे आवर्धन क्या होता है, यानी कह सकता हूँ कि हम यहाँ पे आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा वो अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के क्या नियम है, सेम जैसे हम यहाँ पे परावर्तन पढ़ेंगे और साथ में परावर्तन के हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, वैसे ही यहाँ पे हम अपवर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन के नियम। साथ में अपवर्तनांक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, ये सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, आवर्धन, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकता हूँ जो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में बनता है, उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता, जिसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। ये सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। फिर इसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा उसके अंदर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में आपके एमसीक्यू सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में आज का जो हम कह सकते हैं आज जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका यहाँ से प्रकाश का परावर्तन से लेकर के आवर्धन तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये केवल 4 टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे मुझे आपको समझाना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले समझाता हूँ, इसके बाद जो बोर्ड पे लिखा है उस चीज को आपको बता दूंगा और समझा दूंगा, जिससे क्या होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले प्रकाश पढ़ना है, तो हम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में पहले समझा दूंगा, फिर क्या लिखा गया है उस चीज को देखिएगा। तो अगर बात करें हम साइंटिस्टों की, तो साइंटिस्टों ने प्रकाश को 2 तरीकों से देखा है। कौन कौन से तरीके? कुछ साइंटिस्टों ने प्रकाश को बताया कि प्रकाश जो होता है वो कह सकता हूं कि कणों के फॉर्म में चलता है। कण का मतलब ऐसे बिल्कुल पार्टिकल्स के फॉर्म में ये गति करता है, यानी कि कुछ इस तरीके से कह सकता हूं कि कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि ये क्या होते हैं, कणों के फॉर्म में जाते हैं। जिसको किसने बताया था? न्यूटन ने ऐसा कुछ बताया था। लेकिन एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था हाइगेन्स। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये जो प्रकाश है ये क्या करता है, ये तरंगों के रूप में चलता है। यानी कि जो आपकी ये कह सकता हूं जो लाइट है वो कैसा चलता है, आपका तरंग की फॉर्म में। आपने तरंग के बारे में कुछ इस तरीके से देखा होगा। और उन्होंने बताया कि ये जो तरंग है ये कैसी है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? आपने देखा सुना होगा नाम, जिसके अंदर क्लास 9th में आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड वेव। इसके साथ ही साथ आपने एक्स रेज के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने गामा रेज के बारे में पढ़ा होगा, बीटा रेज के बारे में पढ़ा होगा। ये जो सारी रेज होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो क्या, ये कैसे होते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये जो लाइट है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था आइंस्टीन। उन्होंने फिर कुछ और तरीकों को यहाँ पे यूज किया और बताया कि जो प्रकाश है वो किस फॉर्म में चलता है, यानी कि हमारा कण के फॉर्म में चलता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है। यानी कि यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट आते हैं, कह सकता हूँ 2 अलग अलग क्लास के साइंटिस्ट आते हैं। और वो क्या करते हैं, 2 अलग अलग वर्ग के। एक का मानना है कि जो प्रकाश है वो आपका कणों के रूप में चलता है और ऊर्जा का फॉर्म है। और दूसरा कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये हमें दिखाई नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है कि अल्ट्रा सोनिक जो वेव होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। ये सारी चीजें, एक्स रेज हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये एक ये हो गया प्रकाश का, ये गुण हो गया। और दूसरा क्या होगा कि वो कणों के रूप में चलता है। तो इससे ये हमें जानना होता है कि इसमें कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो सही है। तो दोनों का अपना अलग अलग कह सकता हूं विचार है। और दोनों ने क्या किया कि बताया कि प्रकाश की दोनों क्वालिटी, यानी कि इसका क्या है, डुअल नेचर है, कह सकता हूं कि द्वैत प्रकृति, यानी इसकी 2 क्वालिटी है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12th में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। वहां पे आपको प्रकाश की जो कह सकता हूं कि द्वैत प्रकृति के बारे में आपका बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है। बस हमें ये यहाँ पे फिलहाल में जान लेना है कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में भी चलता है और साथ में कह सकता हूं कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों की, यानी कि इसकी आपकी कह सकता हूं 2 क्वालिटी, एक तो कणों के रूप में, दूसरा ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा प्रकाश क्या करते हैं? इसके अलावा प्रकाश कह सकता हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है, या कह सकता हूं प्रकाश हमें क्या करता है, किसी चीज को देखने में मदद करता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश क्या होता है, कह सकता हूं कि अगर कोई रूम है उसके अंदर या कोई कमरा है उसके अंदर कोई भी चीज रखी गई है तो हमें क्या होता है, और बिल्कुल अंधेरा है तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं। और जैसे ही हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रकाश आया उस रूम के अंदर, जैसे ही हमने बल्ब को जला दिया तो हमें क्या होता है, सारी चीजें जो होती है वो विजिबल हो जाती है, हमें दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब प्रकाश तो खुद नहीं दिखता है हमें। अब आप कहोगे कि ये जो बल्ब के थ्रू हमें दिख रहा है ये क्या है, बट हमें यहाँ पे प्रकाश दिखाई नहीं देता है, हमें सारी चीजें दिखाई देती है लेकिन हमें प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। तो कह सकता हूं कि प्रकाश क्या होता है, चलता है और वो किसी वस्तु पर पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा, ये प्रकाश है,
या प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आपका गति किया कुछ इस तरीके से, सीधे सीधे गति करता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है और हम यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारी आंखें, ये क्या करेगा, इस पे जाएगा, इससे ये प्रकाश टकरा करके फिर हमारी आंखों पर पड़ता है, यानी कि परावर्तन होता है। उस चीज को मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यानी प्रकाश गया, वस्तु पे टकराया और वहां से टकरा करके हमारी आंखों तक आया, हमारी आंखों को संवेदनाएं प्रदान किया, जिससे क्या हुआ, हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। तो सिंपल सा कह सकता हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा, या कह सकता हूं एक प्रकार की ऐसी विकिरण है जो क्या करता है, हमें हमारी आंखों को संवेदनाएं पहुंचाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। एक और चीज कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें क्या करता है, दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो यही चीजें यहाँ पे आपको पीछे लिखी हुई दिख रही होंगी, क्या कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपकी हेडिंग यहाँ पे है कि प्रकाश होता क्या है। जैसा कि मैं बताया कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले प्रकाश और प्रकाश के गुण। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश क्या होता है, मैंने इस चीज को पहले समझा दिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकल करके, यानी कि किसी स्रोत से निकल करके सीधी रेखा में चलती है और हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। यानी कि पहले वस्तुओं तक जाएगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी, फिर हमारी आंखों तक वो पहुंचता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे जो बल्ब लगा है, ये इस बोर्ड पे जा रहा, यहाँ से इसकी ये जो प्रकाश है रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों तक आ रहा, जिससे क्या हो रहा, हमें ये दिखाई दे रहा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में फैलता है। तरंगों का मतलब मैंने आपको बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है। और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उस कह सकता हूं कि उसे चलने के लिए किसी भी प्रकार की कह सकता हूं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब माध्यम क्या हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो वायुमंडल हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर कई सारी गैसेस है। तो गैसों के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी तरंग चल रही, तो कहेंगे इसके अंदर कई सारे गैसों के पार्टिकल है। तो अगर कोई तरंग इसके अंदर गई तो वो क्या होगा, कहा जाएगा कि वो माध्यमों के थ्रू जा रही, जैसा कि आपने साउंड वेव के बारे में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसे चलने के लिए किसी भी प्रकार की कह सकता हूं कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये जो मीडियम है इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज और क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो निर्वात में भी चल सकते हैं। निर्वात का मतलब समझ आप नहीं जान रहे होंगे, तो मैं इसको बता दे रहा। निर्वात का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे क्या हो, हवा बिल्कुल नहीं हो, हवा यहाँ पे क्या हो, हवा उपलब्ध नहीं हो। यानी कि जैसे कि मैं कह सकता हूँ एक बॉटल होता है, उसके अंदर एयर आपको पता है कि प्रेजेंस होती है। अगर उसके अंदर से हम क्या करते हैं, किसी तरीके से पूरे एयर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो कह सकता हूँ कि उसके अंदर जो मीडियम बना वो क्या है, निर्वात है, यानी कि जिसके अंदर हवा नहीं है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इसको चलने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में ये निर्वात में भी चल सकते हैं, यानी वैक्यूम में भी चल सकती है। मैंने ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दी कि प्रकाश होता क्या है। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के कुछ यहाँ पे आपको गुण दिए गए हैं, और प्रकाश की कौन कौन से गुण है। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे 8 गुण इसके लिखे हैं, और इसी का जो है डिटेल में कह सकता हूँ जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पीछे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ी चीजें यहाँ पे समझा दे रहा, इसके बाद हम उसका जो डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन है हम उसको आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा, आपका ये जो प्रकाश के गुण वाला टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा कि प्रकाश के गुण यहाँ पे क्या क्या है। बोला कि प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलता है। कोई भी स्रोत आपका है, उससे जो निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल सीधे, कह सकता हूं अगर ये सूर्य है तो ये बिल्कुल कुछ इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका क्या करता है, मूवमेंट करता है, गति करता है। तो कुछ यही चीजें यहाँ पे आपकी लिखी गई है कि प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल सीधी गति या सीधी रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में आपका मूवमेंट करता है। दूसरा है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन का बस अभी सिंपल सा ये मतलब रखिए कि यहाँ पे प्रकाश स्रोत है और यहाँ पे मान लीजिए कोई सरफेस है। सरफेस का मतलब यहाँ पे कोई सतह है, और होगा क्या, यहाँ से प्रकाश जैसे ही आएगी इस सतह पे टकराएगी। ये जो सतह है ये कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी इधर दूसरी तरफ ये टकराने के बाद चला जाता है क्या,
प्रकाश की ये जो रेखा आ रही थी, यानी ये जो किरण आ रही थी, ये टकराने के बाद कुछ इस तरीके से चली जाती है। इसी को हम लोग यहाँ पे परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर आप शीशे के ऊपर देखे होंगे तो ऐसा कुछ होता है कि जैसे उस पे हम लाइट को डालते हैं, वहां पे क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही होगी। इसके बाद क्या बोला है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब आप देखे होंगे कि जब हम क्या करते हैं, कोई चम्मच होता है, चम्मच को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि चम्मच का जो कह सकता हूं वो हमें टेढ़ा दिखता है। ऐसा क्यों? याद रखिएगा, इसको हम लोग, ये होता है अपवर्तन के कारण। मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहाँ पे ये पूरा पानी आपका है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, ऊपर वायु है और यहाँ पे आपका पानी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक प्रकार का माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम है, दोनों अलग अलग है। जैसे ही क्या होता है, इसके अंदर आपका प्रकाश आता है, प्रकाश कुछ इस तरीके से मान लीजिए एंटर करेगा। जैसे ही ये एंटर करेगा, ये यहाँ पे अपनी दिशा को, ऐसे सीधे आने के बजाय ये अपनी दिशा को कह सकता हूँ परिवर्तित कर देता है। इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। और हमें अपवर्तन जा करके अभी आगे पढ़ना है डिटेल में, तो बस आप याद रखिएगा कि ये क्या करते हैं, अपवर्तन करते हैं। यानी कि इसके अंदर अपवर्तन की प्रोसेस होती है, परावर्तन की प्रोसेस होती है, जो कि चैप्टर का आपका नाम है। इसके बाद क्या बोला, प्रकाश अपने साथ ऊर्जा का वहन करता है। ऊर्जा का मतलब जहां पे हीट होती है, जैसे कि हमें जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो हमें पता है कि हमारे अंदर हीट निकलती है, हमारी बॉडी गर्म होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका जो कह सकता हूं जो एनर्जी है वो बिल्कुल अपनी तरफ स्टोर है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है। तो वही है कि यहाँ पे ये कैसा चलता है, तरंगों के रूप में। इसके अलावा इसकी गति जो होती है प्रकाश की, वो बहुत तेजी से होती है। यानी कि कह सकता हूं एक तरीके से जो सूर्य का प्रकाश होता है, इस धरती पे आने के लिए आपका टाइम लेता है कितना, 8 मिनट और 16 सेकेंड। अब आप देख रहे होंगे, आप जानते 8 मिनट 16 सेकेंड। आपको पता होगा कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है, बहुत ज्यादा। तो लेकिन समय कितना दे रहा, इतना। यानी कि उसकी स्पीड जब ज्यादा होगी तभी इतने कम टाइम में वो क्या कर रहा है, अर्थ पे आ जा रहा है। तो इस चीज को आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज मैंने अभी आपको निर्वात बताया। निर्वात का मतलब जहां पे किसी भी प्रकार का माध्यम उपस्थित या किसी भी प्रकार की हवा उपस्थित ना हो, वहां पे जो सूर्य का यानी कि सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है, वो गति कितनी होती है, ध्यान से इस चीज को देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, मैं अभी आपको ये बता दे रहा। प्रकाश की चाल होती कितनी है, ध्यान से याद रखिएगा इसको, 3 × 10⁸ और वो भी क्या, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप इसको देख रहे होंगे, 3 के पीछे आपका टोटल कितने, 8 जीरो लग जाएंगे, 6 7 8। यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कितने, 3 × 10⁸ और ये हो गया आपका मीटर। अगर हम इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि एक सेकेंड में कितना मीटर जाता है, यानी कि 30 करोड़ मीटर आपका ये गति करता है। आप इस चीज को ऐसे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 1000 आप यहाँ पे लिखोगे, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे ही आपका किलोमीटर पर सेकेंड। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻, कह सकता हूँ 8, और मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये पीछे आपका किलोमीटर पर सेकेंड। और तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁵ और वो भी क्या, किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीजें हो गई कि आपको क्या याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एक और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा, जो साउंड की कह सकता हूँ जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो कितनी, 332 और मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 332 मीटर, और उसकी अपेक्षा ये काफी कम है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आगे है कि जो इसकी कह सकता हूँ 7वां जो है क्वालिटी है, उसको बोल रहा है कि प्रकाश का विचलन होता है। प्रकाश के विचलन का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई प्रकाश का स्रोत है और यहाँ पे आपका एक प्रिज्म रखा गया। प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म आपने देखा होगा, जैसे इसके अंदर ये प्रकाश आपका यहाँ पे एंटर करेगा, ये कुछ इस तरीके से घूम करके आपका ये 7 कलर में आपका डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 बनाया, लेकिन ये 7 कलर में विभाजित हो जाता है, यानी कि चारों तरफ फैल जाता है। फैलने को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। और जो फैलता है उसको हम किस तरीके से याद करते हैं, विबग्योर। कुछ इस तरीके से मैं इसे अभी आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमसे सीक्वेंस पूछा जाता है, तो मैं इसको बाद में बता दूंगा। बट आप यहाँ पे क्या याद रखिएगा कि विचलन का मतलब क्या होता है, प्रकाश कई फॉर्म में, कई कलर में कन्वर्ट होकर के फैल जाता है, उसी को हम लोग विचलन कहते हैं। अब अगला है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा कि एक ऐसी वस्तु जो कैसी है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसके अंदर से आपका प्रकाश पास नहीं हो सकता, ये वस्तु है और यहाँ पे एक प्रकाश का स्रोत रखा गया। जैसे इससे क्या होगा, सीधी रेखा में प्रकाश जाएगा, ये क्या करेगा, अपने अंदर से इसको प्रकाश को आर पार नहीं होने देगा, तो ये प्रकाश जा करके क्या करेगा, इसके चारों इधर से घूम निकल जाता है, कुछ इस तरीके से ये घूम जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग, इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको प्रकाश के सारे गुण बता दिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है, ऊर्जा का वहन करता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, साथ में इसकी गति ज्यादा होती है। इसके अलावा कह सकता हूँ इसके अंदर विचलन की प्रोसेस होती है, विवर्तन होती है। और इसकी एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, अब तरंग दैर्घ्य का मतलब आपने पहले ही पढ़ लिया होगा क्लास 9th में, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। तो क्लास 9th में आपने तरंग दैर्घ्य पढ़ा है, और यहाँ पे हमें बस क्या याद रखना है कि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है, प्रकाश, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकता है तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा। तरंग दैर्घ्य होता क्या है, ये होता है आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट करके इसको अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसी का एक्सप्लेनेशन पीछे लिखा गया, मैं उस चीज को आपको दिखा दे रहा। क्या लिखा गया है, अब सिंपल सा देख लीजिए। बोला कि प्रकाश के कुछ गुण दे रहा, क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या बोला, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है, मैंने बताया कि जैसे ही वो एक किसी सरफेस पे टकराएगा वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और बोला कि इसी के कारण दर्पण में हमारी छवि बनती है। अभी इस चीज को हम आगे और बताएंगे आपको डिटेल। तीसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जैसे हवा से पानी में, तो वो मुड़ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और ये सारी चीजें आपको पानी में रखा चम्मच मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा चौथा बोला, प्रकाश अपने साथ ऊर्जा लेकर चलता है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सारी चीजें। पांचवा है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये वैक्यूम में भी चल सकता है। वैक्यूम मतलब जहां पे हवा प्रेजेंट नहीं हो। और ये बोल रहा है कि सूर्य प्रकाश अंतरिक्ष से भी पृथ्वी पे आता है, वहां पे तो कोई वैक्यूम नहीं है। इसके बाद बोला, निर्वात में प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर, ये किलोमीटर वाला फॉर्म दिया है, और ये कितना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर कह सकता हूं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, उसी को यहाँ पे दिया गया कि 3 लाख किलोमीटर चलता है, क्या 3 लाख। और यहाँ पे 7वां है कि प्रकाश प्रिज्म में गुजरकर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी को हम लोग विचलन कहते हैं। जब प्रकाश किसी बहुत छोटे छिद्र या किनारों से गुजरता है तो वो क्या होता है, इसी को हम लोग विवर्तन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के आपके गुण कौन कौन से होते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, जो कि इस चैप्टर का कह सकता हूँ कि नाम भी है, और हमें यहाँ पे ये समझना है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को हम समझने के लिए हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देंगे, जिसमें हम आपको एक फिगर बना के बताते हैं, जो क्या होगा आपको एग्जाम में बनाना होगा, तो हम यहाँ पे पहले बना देते हैं। होता क्या है,
सबसे पहले हम कोई क्या करेंगे, एक ऐसा सरफेस लेंगे जो कैसा होगा, जो बिल्कुल पॉलिशदार होगा। पॉलिशदार का मतलब कुछ इस तरीके से, यानी ऊपर वाला बिल्कुल प्लेन होगा और चिकना होगा, और ये कैसा होगा, नीचे आपका कलर किया गया होगा, या इस पे कह सकता हूँ कि एक तरीके से कलई किया होगा, जैसा कि आपने शीशे को देखा होगा कुछ इस तरीके से। होता क्या है, हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए एक कोई आपका प्रकाश का स्रोत है, हम इसको जैसे ही इस पे डालते हैं कुछ इस तरीके से, इस बिंदु पे जैसे ही ये पड़ता है, यहां से पड़ते ही ये क्या होगा आपका पूरा इस तरीके से, यानी कि प्रकाश स्रोत से आया, इस चिकनेदार या पॉलिशदार सतह पे टकराया और ये दूसरी दिशा में घूम गया, यानी दूसरी दिशा में परावर्तित हो गया। परावर्तित का मतलब दूसरी दिशा में चले जाना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं, पहले ही आप इसको समझ लीजिए। एक होता है क्या, आपतित। आपतित का मतलब होता है आना, यानी कि ये क्या होगा, इसका मतलब आना। और परावर्तित का मतलब जाना। यहाँ पे याद रखिएगा, परावर्तित का मतलब क्या होता है, जाना। यानी कि यहां से प्रकाश का स्रोत था, यहां से ये प्रकाश जो है किरण के रूप में चलेगा, यानी कि ये जो आ रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं आपतित किरण। और यहां से टकराने के बाद ये दोबारा वापस चला गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं परावर्तित किरण। यानी कि ये जो आपको किरण दिख रही है, ये जो किरण आपको दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। ये हो गया आपका ये हो गया आपका परावर्तित किरण। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये हो गया आपतित किरण और दूसरा हो गया परावर्तित किरण। एक और चीज, ये जिस बिंदु पर मिलते हैं इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां पे आपतित किरण और परावर्तित, यानी आपतित किरण गिरती है और परावर्तित किरण निकलती है। यहाँ पे इस चीज को याद रखिए। एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक लंब डाल देते हैं। लंब का मतलब पर 90 डिग्री का इसमें बनाता हुआ एक सीधी रेखा डाल देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर वो बन रहा तो मैं यहाँ पे बना दे रहा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। कुछ इस तरीके से ये आपको सीधी एक रेखा यहाँ पे दिख रही होगी, जो कि क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा। इसको हम जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो सिंपल सी क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण, यानी जब आपतित किरण एक पॉलिशदार चिकने सतह पर टकराता है, यानी कि आपतन बिंदु पे टकराता है, तो वो दूसरी दिशा में परावर्तित किरण के फॉर्म में चली जाती है। इसके अलावा और क्या कह सकता हूं कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और जो अभिलंब है, वो आपका एक ही बिंदु पर कह सकता हूं कि मिल रहा। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है। अब एक और चीज कि ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टोटल अगर बात करूं इधर का तो ये 90 डिग्री और इधर का भी ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कह सकता हूं कि इसके बीच का जो एंगल, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो एंगल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कह सकता हूं आपतन कोण। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और दूसरा इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंगल आई, इसको हम कहेंगे एंगल आर। एंगल आई का मतलब इसको बोलते हैं इंसिडेंट और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। तो इसी को हमने यहाँ पे आई बोल दिया, यहाँ पे आई आर बोल दिया। तो एंगल आई क्या है, एंगल आई को हम कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। और एंगल आर को हम कहेंगे क्या, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको दो एंगल दिख रहे होंगे, एक ये एंगल आई, एंगल आर। एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मतलब आप प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ पे जितने एंगल से डालेंगे, मान लीजिए आप 30 डिग्री के एंगल से डालें इसको बिल्कुल नीचे करके, तो यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री आप जब यहाँ पे बनाओ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 90 में से 30 निकाल दें, यानी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये भी जो आपका आर बनेगा वो आपका कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। अब मैं आपको यहाँ पे परावर्तन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा।
सिंपल सा कि जब आपतित किरण किसी पॉलिशदार चिकने सतह पर गिरती है तो वो अभिलंब से होती हुई या फिर कह सकता हूं अभिलंब की दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है, यानी परावर्तित किरण दूसरी दिशा में चली जाती है। यहाँ पे जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होता है ये एक ही बिंदु पर होता है। इसके अलावा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसके कुछ नाम दे रहा, देखिएगा ध्यान से। क्या मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको ए बोल दे रहा, इसको मैं बी बोल दे रहा, और यहाँ पे ओ हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए क्या लिख देता हूं, यहाँ पे ये सी हो गया। और इसको आप भी सी से, यहाँ पे भी आप M1 M2 बोल सकते हो। ये चिकना सतह हो गया। तो यानी क्या हो गया, आपको यहाँ पे जो ए ओ है ये आपका आपतित किरण है, ओ बी जो है आपका परावर्तित किरण है, और जो कह सकता ओ सी है वो क्या है, आपका अभिलंब है। एक और चीज, तो यहाँ पे आपको ये फिगर भी देख करके एमसीक्यू में पूछता है कि इसमें से आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन फिगर में जब कभी कुछ इस तरीके से बना दे ऐसे, और यहाँ पे ये जो एरो है कुछ नीचे की तरफ दिखा करके इसको ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए ओ हो गया, यहाँ पे बी ओ ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ये आपका अभिलंब होगा। बोलेगा आपतित किरण कौन सा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एरो जिधर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ये आपतित किरण है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये OB जो है आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है, पूछा भी गया है, तो मैंने आपको इस चीज को बता दिया। यही सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही होंगी। क्या बोल रहा, वो जो फिगर है उस फिगर को हमें यहाँ पे बना देना होगा। एग्जाम में बोला कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हेल्प कहाँ करता है, इसका उपयोग क्या है, या परावर्तन से क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, ये जो जैसे मान लीजिए मिरर है, प्रकाश क्या जाएगा, मिरर के पास जाएगा, वहां पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तभी हमें क्या होता है, दिखाई देता है। मिरर के अंदर हमारा फेस, या कह सकते हैं हम मिरर के अंदर दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि वो परावर्तन के कारण होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ये मैंने बता दिया कि ये सारा फिगर सब कुछ वैसे ही उसके नीचे बना देना है। इसके अलावा परावर्तन के जो है कि आपके दो नियम होते हैं। कौन कौन सा होता है, सिंपल सा आप जान रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होता है वो एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी आपतन बिंदु पर होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही सिंपल सा आपका इसके दो नियम है। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट में बन जाता है क्वेश्चन, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। होता क्या है देख लीजिए, यहाँ पे ये है परावर्तन के नियम, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके दोनों नियम आपको मैंने पहले ही समझा दिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मान लीजिए बोल देगा कि एक किरण जा रही है आपतित किरण, वहां पे एंगल आई का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो बोल देगा एंगल आर की वैल्यू बताओ, तो आप उसका भी आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। अगर मान लीजिए आपसे ये फिगर में कुछ इस तरीके से दे दे और इस तरीके से ये अभिलंब, ये बोल देगा 30 डिग्री है, और यहाँ पे मान लीजिए ये कितना है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे नाम है ए ओ बी, यहाँ पे सी, पूछ देगा कि यहाँ पे मान लीजिए M1, तो अगर आपसे पूछ दे कि ए ओ M1 कितना है, तो आपको याद रखना है ये टोटल 90 बनता है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कुछ इसी तरह का सिंपल सा इस पे अगर बाय द वे सवाल बनता भी है तो सिंपल होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपका जो परावर्तन वाला टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। आइए उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कि एक और चीज छोटी सी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इस चीज को बता दे रहा। क्या बोल रहा कि नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है। सतह जो होता है, जो मैंने भी आपको सरफेस बताया, वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकना, यानी कि जो बिल्कुल प्लेन हो, साफ हो, और जिस पे प्रकाश आए और टकरा करके चली जाए। एक होता है खुरदुरा। कैसा, खुरदुरा। तो याद रखिएगा कि अगर चिकना सतह है, उस पर प्रकाश आया तो ज्यादातर मात्रा में रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये खुरदुरा रहेगा, यानी कुछ इस तरीके का,
तो ये क्या करता है, जब प्रकाश आएगा तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा कम। ये क्या करेगा, अपने आप को गर्म कर लेगा, कुछ उसकी मात्रा को, कुछ उसकी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और रिफ्लेक्शन की मात्रा थोड़ी कम होगी। तो ये जो पॉलिशदार पे होगा उसको नियमित परावर्तन कहेंगे। पूछता है कि नियमित परावर्तन में किस प्रकार का सतह चाहिए होता है, तो चिकना सतह होता है, पॉलिशदार सतह होता है। अनियमित में कैसा होता है, खुरदुरा होता है। सिंपल सा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे क्या आपसे बोला कि प्रतिबिंब क्या होता है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, इसको बहुत इजी सा है समझना। बोला कि प्रतिबिंब क्या होता है, मैं आपको क्या करता हूँ, इस चीज को पढ़ के आपको फिर बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे कि हम इमेज के सामने यानी कि मिरर के सामने जैसे ही हम खड़े होते हैं, तो होता क्या है, उस मिरर में हम दिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रकाश स्रोत के द्वारा जैसे ही प्रकाश उस मिरर पे पड़ती है, यानी कि मिरर पे जैसे ही पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आती है, और हमें क्या होता है, अपना जो इमेज होता है या हम जो है वो इमेज में दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपने नोटिस की होगा, क्या होगा, जिसके अंदर हमारा जो दायां हाथ है वो बाईं तरफ और जो बायां होगा वो आपका दाईं तरफ ऐसा कुछ दिखाता है। तो वही क्या है, वही आपका प्रतिबिंब है, यानी आपको ही दिखा रहा वही आपका प्रतिबिंब है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इमेज यही हुआ। तो क्या बोला कि जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। इसी आकृति को वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वस्तु होती है उसको हम क्या कहेंगे, बिंब कहेंगे। याद रखिएगा, बिंब क्या होगा, जो जैसे कि मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ तो मैं हो गया बिंब, और जो मिरर में दिख रहा वो क्या हो गया, हमारा प्रतिबिंब, मतलब मेरा उल्टा हो गया। और आगे क्या बोला, यदि प्रकाश की किरणें, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई। बोला यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी दूसरे बिंदु को हम क्या कहते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। हम जो पहले देखे, यानी कि हम जो थे वो पहली वस्तु थे, और वहां से जो मिरर में हमें दिखा वो दूसरी बिंदु, मतलब हम पहला बिंदु वो दूसरा बिंदु। प्रकाश की किरण गई, उसमें हमें परावर्तन के बाद हमें दिखाया, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे या तो हमें दिखता है मतलब आती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तविक दिखती है, या फिर कैसा होता है, हमें प्रतीत सा होता है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को हम क्या कहेंगे, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। अब ये जो प्रतिबिंब होता है वो आपका दो प्रकार से होता है, यहाँ पे इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। मैं अभी इसको बता दे रहा कि प्रतिबिंब जो होता है वो आपका कितने दो प्रकार का होता है। एक मिनट जस्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दो प्रकार की प्रतिबिंब होती है। कौन कौन सा, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है कह सकता हूँ कि आभासी प्रतिबिंब। इस चीज को समझिए क्योंकि ये बाद में बार बार हमें चैप्टर में इसका नाम आएगा, कौन कौन सा, वास्तविक और कह सकता हूँ आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बोला कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो इस बिंदु वस्तु का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यानी कि कह सकता हूं जैसे कि हम क्या करते हैं, कैमरे के द्वारा क्या करेंगे, फोटो को लेते हैं, यानी कि जो वहां पे आप फोटो ले रहे हो उसको हम कहेंगे वो है आपका आभासी। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा कि प्रोजेक्टर से हम क्या करते हैं, मूवी को दिखाते हैं, किस पे, पर्दे पे दिखाते हैं। तो जो पर्दे पे हमें दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वास्तविक, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपका कैसा है, कह सकता हूं कि आभासी प्रतिबिंब होता है। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कि इसे क्या होता है, पर्दे पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा उल्टा होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसे हम पर्दे पे दिखा सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, उल्टा देखते हैं। और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। सिंपल सी यदि किसी बिंदु से कह सकता हूं कि या फिर किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या हो, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं
इसी को हम क्या कहेंगे, इससे जो दूसरा जो बिंदु है इसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, कैमरे के थ्रू फोटो को लेते हैं, और जो जो फोटो होता है, जो आपको इमेज दिखता है, वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो इमेज है वो आपका आभासी है, और यानी कि वर्चुअल है। लेकिन उसी इमेज को हम क्या करते हैं, जब प्रोजेक्टर की हेल्प से पर्दे पे दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं ये है वास्तविक प्रतिबिंब। इसके अलावा ये हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा पर्दे पे बन सकता है, वास्तविक या आभासी। तो आपको याद रखना है वास्तविक, ये उल्टा कौन सा बनता है, कौन सा, वास्तविक या आभासी। तो याद रखिए इस चीजों को, और ये अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बना जा सकता है। और एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्टर का चित्र, सिनेमा स्क्रीन पर दिखाने जाने वाली फिल्में और ये अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इस चीज को आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये कैसा बनाता है अवतल दर्पण, आपका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाएगा, और साथ में ये पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब को याद रखना है। हमें सिंपल सा ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, हमें बस ये याद रखना है कि जो अवतल दर्पण है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, साथ में उल्टा बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब में सेम वही जो मैंने अभी प्रतिबिंब के अंदर डेफिनेशन पढ़ी कि यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या हो, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्या होगा, इसे हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते, ये सीधा होता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, वो कैसा होता है, बिल्कुल हमारा दायां हाथ बायां, बायां हाथ दायां दिखता है। ये चीज आप याद रखिए। पानी में दिखने वाला प्रतिबिंब ये कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आपको यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। हमसे बस यही सिंपल सा, यही सारी चीजें जो विशेषताएं मैंने लिखा है, इसी चीज को याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये पर्दे पे नहीं बन सकता। समतल दर्पण कैसा करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस चीजों को हमने यहाँ पे प्रतिबिंब को देख लिया कि प्रतिबिंब होता क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं दर्पण की। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दर्पण होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, दर्पण, समतल दर्पण, ये सारी चीजें मैं आपको इसको दिखा दे रहा, ये कैसे लिखा गया आपका। यहाँ पे आपको देखना है कि दर्पण आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका समतल दर्पण, यानी जिस कह सकता हूं कि जिस मिरर में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को देखते हैं, वो समतल दर्पण। इसके अलावा एक और दर्पण होता है, वो कौन सा होता है आपका, गोली दर्पण। यानी कि दर्पण आपका दो प्रकार, एक समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोली दर्पण हो गया। और गोली दर्पण के अंदर आपका अवतल दर्पण, साथ में उत्तल दर्पण। अगर आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार का, तो एक होता है समतल, दूसरा होता है गोली। और गोली दर्पण के अंदर आपका दो का, एक कौन कौन सा, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है, ये सारी चीजें। गोली और कैसा बनाता है, आभासी बनाता है तो सीधा बनाता है, कैसे बनाता है, ये सारी आभासी के अंदर आपने देख लिया। यहाँ पे हम अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, इसके अंदर जो इमेज होती है वो किस प्रकार से बनती है, साथ में उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके अंदर इमेज कैसी बनती है। तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। आइए हम यहाँ पे अब पहले समतल दर्पण को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, गोली दर्पण की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आपको समतल दर्पण के बारे में क्या लिखा है, मैं इस चीज को आपको एक एक करके आप क्या कर रहा, समझा दे रहा। जैसा कि आपको समतल दर्पण में दिख रहा, ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, कांच की प्लेट जैसा, जैसा कि आपने यहाँ मिरर में देखा होगा, जिसकी एक सतह यानी पीछे वाली जो सतह होती है उसको क्या किया जाता है, एल्युमिनियम या फिर कह सकता हूँ कि चांदी की परत चढ़ा करके परावर्तक बनाया जाता है। परावर्तक का मतलब अगर वो पीछे से कलर नहीं होगा या उस पे एल्युमिनियम या फिर कह सकता हूँ कि चांदी की जो परत है नहीं चढ़ाई जाएगी, तो जब हम मिरर के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा, हम आर पार देखने लगेंगे। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, पीछे आपका कह सकता हूँ कि परत चढ़ा दी जाती है। और क्या बोला है, इसकी सतह बिल्कुल समतल होती है। समतल का मतलब बिल्कुल प्लेन होती है, जो प्रकाश को क्या करता है, एक निश्चित कोण पर परावर्तित करता है। यानी कि प्रकाश जितने डिग्री से जाएगा उतने डिग्री के एंगल से वो आपका वापस भी रिटर्न हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपसे बोले कि एक समतल दर्पण है, आपका समतल दर्पण है, और इसके अंदर जो प्रकाश है वो आपका कितने डिग्री के एंगल से जा रहा,
मान लीजिए मतलब जा रहा, और वो कितने से जा रहा, कह सकता हूं जाने का मतलब आपतित किरण इसकी कितनी डिग्री के एंगल बना रही, आपतित किरण मान लीजिए 40 डिग्री का एंगल बना रहा, तो जो परावर्तित होकर के कितने से आएगी, तो वो भी आपका कितने से आएगा, वो भी आपका 40 डिग्री से आएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि इसके अंदर जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिए। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मिरर रखा गया है, यहाँ पे वस्तु है मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पे, तो इसका जो इमेज होगा वो भी आपका 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, यानी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। इस चीज को याद रखना है। सारी चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी, बट अभी क्या याद रखना है कि इसमें जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे क्या लिखा गया है कि प्रतिबिंब इसका कैसे बनता है, तो सिंपल सा है, पहले तो परावर्तन होगा तभी इसके अंदर, किसी भी चीज के अंदर जब परावर्तन होगा तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या है, बोला कि प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो वस्तु से निकली प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है। इसके बाद बोला परावर्तन का नियम इसमें, यानी कि दोनों कोण बराबर होंगे। ये चीज आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके बाद क्या बोला, इस मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस चीज के लिए आपको याद रखना है इसको कि समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। बोला कि परावर्तित किरणें जब पीछे की ओर बढ़ाई जाती हैं तो वो दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती हैं और वहां पे हमें दिखाई देती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बोला कि आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये याद रखिएगा, बोला प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, कैसा होता है, आभासी होता है, और बल्कि किरणों के पीछे मिलने से यह आभासी और सीधा बनता है। जैसे कि मैं बस हम सिंपल सा बता दे रहे हैं, ये आपका मिरर है, मिरर के सामने एक वस्तु रखी गई, ये तो जाएगा प्रकाश जरूर, रिफ्लेक्ट होके इधर ही आ जाएगा। बस ये कह रहा कि यहाँ पे पीछे भी एक इमेज बनती है, जब इसको हम बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से तब ये कुछ यही बता रहा। तो आप यही मत सोचिएगा इमेज आपका पीछे बनेगा हमें दिखेगा तो इधर ही, बस वो बता रहा कि वो कैसा होता है, आभासी होता है, साथ में सीधा होता है। आभासी हमेशा सीधा ही होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और दूसरा क्या बोला कि समान आकार का जितनी बड़ी वस्तु होगी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। इस चीज को मैं अभी पहले भी बता रहा था कि जैसे इमेज 2 मीटर की हुई, यानी कि जो वस्तु हुई वो आपका 2 मीटर का हुआ, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो इमेज बनेगा वो भी कितना होगा, बराबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु है वो समतल दर्पण के सामने रखी गई है, उसका जो कह सकता हूं आकार है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो बताइए प्रतिबिंब कितने, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, जो कि उसका सेम होता है। यही चीजें आपको याद रखनी है। बोला कि मैंने वही पहले भी बता दिया कि जितना दूरी पे वस्तु रखा जाएगा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगी। इस चीज को अब भी आप याद रखिएगा। अगला जो है कि पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारा दायां हाथ मिरर में क्या होगा, बायां दिखेगा, और बायां हाथ दाएं साइड दिखेगा, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आप इस सारी चीजों को याद रखिए। यहाँ पे मैंने समतल दर्पण के बारे में कई सारी चीजें बता दी, और मैंने ये भी बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अब आगे क्या है, हमें ये पढ़ना है कि गोली दर्पण क्या होता है। तो सिंपल सा है कि गोली दर्पण बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं इसको बता देता हूँ। गोली दर्पण आपने देखा होगा कि कांच का एक खोखला गोला होता है, जो कि कैसा होता है, कांच का बना, यानी कि एक खोखला गोला जो कैसा बना हो, कांच का बना हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसी को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। और इसी को हम काट करके क्या करेंगे, इससे 2 प्रकार के दर्पण का निर्माण करेंगे। कौन कौन सा, एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है, जिसके एक तल पे कलई और दूसरी तरफ क्या होगा, लाल ऑक्साइड को लगाया जाता है, जिससे क्या हो, वो एक प्रकार से किरणों को परावर्तित कर ले। तो यही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही होंगी। इसके अलावा क्या बोला कि इस ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दे रहा, देखिएगा ध्यान से। जैसे क्या होगा, यहाँ पे आप एक क्या कीजिएगा, ये सिंपल सा आपका कह सकता हूं कि ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण में इसका जो मान लीजिए इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कट करके अलग निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हम क्या कर, इसके बाहरी वाले पृष्ठ पे हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं कि
परत चढ़ा देता हूं और क्या होगा, प्रकाश जब इधर इस तरीके से आएगा तो ये अपना रिफ्लेक्ट होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। तो क्या होगा, ये जो अंदर का दबा हुआ भाग है अगर ये है तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। लेकिन अगर हम इस वाले भाग को काट के कुछ इस तरीके से निकाल देते हैं और इसके अंदर वाले भाग को हम लोग कुछ कह सकता हूं कि इसको हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की या किसी चीज की परत चढ़ा देते हैं और प्रकाश ये आपका पीछे से आता है, आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही होंगी कि अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें प्रकाश दबे हुए तल से परावर्तित होता है जिससे यह प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। और दूसरा उत्तल दर्पण, इसमें क्या हुआ, उभरे हुए तल पे परावर्तित होता है और प्रकाश को ये क्या करता है, फैला देता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे क्या है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसमें कुछ चीजें होती है और हमें क्या करना है, उस चीजों को ध्यान देना है। इसमें कुछ डेफिनेशंस है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कह सकता हूँ गोली दर्पण के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें पढ़ना होगा और यही क्या होगा आगे जा करके हमें हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इसमें कुछ कुछ 6-7 पॉइंट है, मैं उसको पहले एक एक करके समझाता हूँ, फिर आप इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोली दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमेज बनाने की कोशिश करता, देखिएगा ध्यान से। आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा और इसी को मैं क्या बोल दे रहा कि ये आपका गोली दर्पण है। गोली दर्पण का मतलब ये कांच का बना हुआ एक खोखले सर्कल टाइप का है। और इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर क्या होगा, एक सर्कल के अंदर आपका बिल्कुल सेंटर होता है, यानी कि केंद्र होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक इसको हम क्या कहेंगे, ये केंद्र हो गया। और मैं अभी इसी से रिलेटेड आगे भी सारी चीजों को बताऊंगा, बस पहले आप इसको देख लीजिए। ये हो गया आपका केंद्र और यहाँ से क्या हो गई आपका, इसको हम बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, ये हो गया आपका त्रिज्या। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीजें होती हैं, इसको हमें एक एक करके समझना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा दे रहा कि पहली जो आपकी हेडिंग है वो है वक्रता केंद्र। अब गोली दर्पण के अंदर ये वक्रता केंद्र क्या होता है मैं आपको बता दे रहा, पहले इसको समझा दूंगा, फिर इसके बाद क्या लिखा गया आप इस चीज को देख लीजिएगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। और ये होता क्या है, जैसा कि आपने यहाँ पे फिगर में देखा कि एक जो सर्कल होता है या एक गोली दर्पण जो होता है, इसका जो केंद्र होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। सिंपल सा आपने देखा कि दो प्रकार के आपके यहाँ पे दर्पण बन रहे हैं, कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब ये जो कटा हुआ पार्ट है, यानी कि ये जो आपको कटा हुआ पार्ट इधर से दिख रहा होगा, मान लीजिए इसके बाहरी भाग को हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस पे हमने क्या की, परत चढ़ा दी। तो ये कटा हुआ भाग जो है वो सर्कल का ही है। तो सर्कल का जो यहाँ पे सेंटर होता है वही क्या है, इस अवतल दर्पण का भी सेंटर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो याद रखिएगा इस चीज को, इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। और ये कहाँ होता है, अब आपको दिख रहा होगा प्रकाश आएगा इस वाले भाग पे तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, करेगा तो इधर ही ये दबे हुए भाग पे। तो क्या होता है, ये जो वक्रता केंद्र होता है कह सकता हूं अवतल दर्पण के सामने होता है, या परावर्तित जहां पे किरणें होंगी उसके सामने होता है। अगर यही बात करो उत्तल दर्पण के लिए, तो आपको पता है कि इसके अंदर वाला भाग यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। तो इधर से तो प्रकाश आएगा, लेकिन इसका जो कह सकता हूं कि जो सेंटर है, यानी कि जो वक्रता केंद्र है वो कहाँ है, इधर इधर तो परावर्तित किरणें होंगी, लेकिन जहां पे ये कलई किया गया, या फिर कह सकता हूं जहां पे ये परत चढ़ाई गई है, ये इसके उल्टा सा, यानी परावर्तित किरणें जहां पे परावर्तन मतलब परावर्तन का कार्य जहां पे होगा उसके अपोजिट साइड में ये क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ पे स्थित है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी, क्या कि बोला कि जिस खोखले गोले का दर्पण एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर में बनाया और बताया कि ये तो है, ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है ये तो पार्ट है कि इसके, ये इसी गोली दर्पण के है। तो इनका इसका जो सेंटर होगा वही अवतल दर्पण का होगा, और यही जो कह सकता हूं कि जो गोली दर्पण का सेंटर होगा यानी जो केंद्र होगा वही उत्तल दर्पण का भी केंद्र होगा। तो यही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके बाद और क्या बोल रहा कि
यह अवतल दर्पण में परावर्तक सतह की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के पीछे होता है। क्या मतलब है इसका? ये जैसा कि ये क्या है, परावर्तक सतह, इधर ही क्या होगी, लाइट आपकी आएगी, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इसकी तरफ है, जबकि ये क्या हुआ, परावर्तक सतह तो ये वाला पार्ट है और इसकी ये पीछे है। तो वही चीजें मैंने आपको यहाँ पे वक्रता केंद्र किसे होती कहते हैं, वही चीजें आपको मैंने लिखी हुई बता दी और साथ में मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आपको वक्रता केंद्र क्या होता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो है वक्रता त्रिज्या। जो गोली दर्पण की जो त्रिज्या होती है ना, यानी कि जो गोला है, यानी जो स्फेयर है, उसके अंदर भी एक त्रिज्या पाई जाएगी, उसी की जो त्रिज्या है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अब कह सकता हूं कि गोली दर्पण की त्रिज्या, या फिर कह सकता हूं अवतल दर्पण की त्रिज्या, या कह सकता हूं कि उत्तल दर्पण की त्रिज्या होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या बोला कि उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया कि ये आर है, इसको यहाँ पे हम लोग आर से दिखा देंगे, यानी कि यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, क्या, यहाँ पे मैंने आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र बनाया था, और यही अगर इसी को हम लोग क्या करें, मिला देते हैं, कहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच, कुछ इस तरीके से। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। मैं क्या करूं, इसी को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ, और यहाँ पे भी उत्तल दर्पण में मैं इसको कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ। तो ये जो आपको मिली हुई जो यानी कि वक्रता केंद्र, साथ में ये जो परावर्तक तल है, यहाँ पे जो मिली हुई जो ये लाइन दिख रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से हम दिखाते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे आर से दिखाएंगे। तो सी और आर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ, जहां पे ये कह सकता हूँ परावर्तक तल पे मिल रहा है उसको मैं पी मान लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी आपको पी मान सकते हो। मैं बस समझाने के लिए आपको सारी चीजें अलग अलग करके बता रहा। आगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई, एक हो गया वक्रता केंद्र, दूसरा हो गया वक्रता त्रिज्या, यानी गोले का जो कह सकता हूँ सेंटर था, वही क्या है, अवतल दर्पण का भी केंद्र है और उत्तल दर्पण का भी केंद्र है। साथ में गोले की जो त्रिज्या है वही क्या, उत्तल दर्पण का भी त्रिज्या है, साथ में अवतल दर्पण का भी त्रिज्या है। तो यहाँ तक आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि पोल किसे कहते हैं, याद रखिएगा, सिंपल सा है। आपको एक फिगर में एक चीज दिख रहा होगा, क्या, जैसे ये क्या हुआ, ये आपका कह सकता हूं अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये जो सेंटर है ये बिल्कुल जाकर के बीचों बीच जिस पॉइंट पे मिल रहा, यानी कि ये जो पॉइंट पी आपको मैंने पीछे बनाया, यही पी को हम क्या कहते हैं, इसी पी को हम कहेंगे, ये जो पी वाला पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं पोल, यानी फिर हम हिंदी में कह सकते हैं इसको ध्रुव। तो आपको ये जो दिख रहा होगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो बोला दर्पण के परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बोला मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, सिंपल सा, बहुत इजी सा है ये। यहाँ पे आपको यहाँ से जो ये लाइन दिख रही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको तो हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी को हम क्या करें, आगे तक बढ़ा दें, ये जो है आपको ये सेंटर से मैं इस चीज को आगे तक बढ़ा दूं, और इसको भी क्या करूं, आगे तक बढ़ा दूं, यानी कि इसके ये वाला आपको त्रिज्या दिख रहा होगा गोली दर्पण का, इसके मैं व्यास तक मिला दूं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस आपका किसको कहेंगे, बोल रहा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे ये नहीं याद रखना, मतलब आपको ये नहीं समझना कि ये केवल ध्रुव और वक्रता केंद्र तक ही रहेगी, ये आगे जाती है, आगे तक हो सकती है क्या, वो होती है। तो आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अब आगे क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ तक ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या, कुछ ऐसे आपको यहाँ पे उत्तल दर्पण दिख रहा होगा, कौन सा कलर, ये वाला, कुछ इस तरीके से आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये कटा हुआ भाग है, ये वाला, इसको मैं M1 M2 मान ले रहा, इसको भी मैं क्या कर रहा, M1 M2 मान ले रहा। तो ये जो है आपको ये जो दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द्वारक क्या है, दर्पण के परावर्तक तल का वह व्यास जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण का द्वारक कहलाता है। मैंने आपको ये भी चीजें बता दी। आगे कुछ और चीजें हैं, बोल रहा कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं।
अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, मैं इसको क्या करता हूँ आराम से बता देता हूँ, फिर आप क्या कीजिएगा इस चीज को देख लीजिए। सिंपल सा एक एक करके दोनों का फिगर बनाऊंगा, फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अवतल दर्पण को बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका इसको पेंट कर दिया गया। होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका सिंपल सा मैं कह सकता हूँ कि ये आपका यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एक रेखा है जो इसको बिल्कुल बीचों बीच से जा करके कुछ इस प्रकार से मिल रही होगी। थोड़ा सा टेढ़ा होगा, मैं हाथ से ही खींच करके बना दे रहा, बट आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका P हो गया, ये हो गया आपका M1 और M2, वो आपका C हो गया यानी वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो, उसकी रेडियस हो गई। एक और चीज, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकाश आएगी, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, कुछ इस तरीके से वस्तु है ये, इससे क्या होगा, प्रकाश आपका चल करके कुछ इस प्रकार से आएगा। कुछ इस तरीके से जैसे ही प्रकाश आपका आएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जा रहा, और ये यहाँ पे जैसे ही शीशे पे या फिर कह सकता हूँ अवतल दर्पण पे परावर्तित होगा, परावर्तित के बाद एक बिंदु से होता हुआ कुछ इस प्रकार से जाएगा, कुछ ऐसे इस तरीके से जाएगा। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में होता है, यानी ये रेडियस है और रेडियस के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। यानी कि मान लीजिए रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर का था, तो ये जो फोकस है ये 3 सेंटीमीटर पे आपका बनता है। तो यही जो आपको परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पे मिला, मान लीजिए ऐसी कई सारी किरणें हैं, बस यहाँ पे क्या होगा, कई सारी किरणें आती हैं और वो क्या करते हैं, इसी से होकर के गुजरेंगी कुछ इसी प्रकार से। मान लीजिए ऐसे ऐसे जाते हैं, ये नीचे से मान लीजिए भी आपका परावर्तित होने के बाद कुछ इस प्रकार से जाने लगी, तो ये जो आपका बिंदु दिख रहा बिल्कुल F वाला मैंने जो लिखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो आप यहाँ पे दिख रहे होगे कि मुख्य फोकस जो है वो कहाँ बन रहा, वो परावर्तक तल के सामने बन रहा। अगर मैं बात करूं, अभी मैं यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, तो उत्तल दर्पण के अंदर ये मुख्य फोकस आपका कहाँ बनता है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं उत्तल दर्पण को बना करके छोटा सा आपको फिगर समझा दे रहा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका कुछ इस तरीके से उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। और होता क्या है, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसका सेंटर कहाँ होता है, कोई इधर होता है, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, सेंटर। आपको यहाँ पे सेंटर आता हुआ दिख रहा होगा। एक मिनट, वो गलत हो गया, मैं उसको बना के दिखा दे रहा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा, जैसे ही आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश आता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इधर से क्या हुआ, आपका प्रकाश आया, और प्रकाश आने के बाद यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोबारा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रकाश ऐसे आया, और यहाँ से ये उल्टा जा रहा, कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से, और रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, किसी एक बिंदु से आपको मिलते हुए दिखेंगे कुछ ऐसे। मैं भी इसका फिगर एग्जैक्ट नहीं है, बट मैं आपको समझाने की बस कोशिश करा। तो यहाँ पे जो बीच में बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वही चीजें आपको यहाँ पे पीछे लिखी हुई दिख रही होंगी। कौन कौन सा, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष को काटती हैं। मैंने आपको जैसा कि बता दिया फिगर में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक और चीज यहाँ पे, शायद मैं इसको फिर से बना दूंगा अवतल दर्पण वाले को, क्योंकि ये गलत हो गया है। मैं इस चीज को फिर से बता देता हूँ। पहले आप अवतल दर्पण वाले को समझ लीजिए, फिर मैं इसको बता रहा। क्या बोल रहा है कि मुख्य अक्ष को काटती हुई अवतल या जिससे आती हुई प्रतीत हो उत्तल, वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा, आई रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मिली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस कहेंगे। और मान लीजिए एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी अलग से फिगर बना लेते हैं, जो कि कैसा होगा। यहाँ पे मैं एक अलग फिगर आपको लेके बना दे रहा। यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक उत्तल दर्पण हुआ, इसका अंदर वाला पार्ट मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से कलर कर दिया। अब इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, आपका सेंटर होगा। इधर से मान लीजिए आपकी
प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से चल करके आ रही हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आती हैं और आने के बाद क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आई और ये दोबारा से ये जा करके कहाँ मिलती है, एक बिंदु पे आपका जहां मिलेंगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं इसका फोकस। और ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये दोबारा से यहाँ से क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ये जो बिंदु है ये आपका फोकस है, वही जो मैंने पीछे फिगर बनाया था ये वैसा ही, बस ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस। और यही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी, कहाँ पे, ये। इसके बाद क्या बोला, अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है, बोला इसमें किरण वास्तव में फोकस पर मिलती है और इसीलिए इसका फोकस वास्तविक होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वास्तव में मिलते हैं रियल में, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसका अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का आभासी होता है। मैंने आपको पहले ये सारी चीजें बता दी। फोकस दूरी क्या होता है, सिंपल सी मैं आपको बता दे रहा, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। यहां से ये जो फोकस आपको दिख रहा, फोकस से ये पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी, कह सकता हूं फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। सेम यही चीजें यहाँ पे भी होंगी। क्या ये आपको एफ दिख रहा, एफ से लेकर के यहाँ पी तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो ये था क्या था, आपका टोटल आर था, ये टोटल आर था। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने आपको आर को 6 बताया, तो ये बिल्कुल बीचों बीच बना, तो ये 3 और ये भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये टोटल 6 सेंटीमीटर। यानी ये क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेडियस होती है, इसको स्मॉल आर से भी दिखा सकते हैं, जो रेडियस होती है वो कह सकता हूँ फोकस, यानी कि सॉरी यहाँ पे, हाँ ये गलत हो गया, मैं इसको सही कर दे रहा, देखिएगा ध्यान से। ये जो फोकस होता है ये रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल 6 था और ये बिल्कुल बीचों बीच में बना, तो इसका 3 इसका 3, सेम यही पीछे भी आपका होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके आगे अब आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि गोली दर्पण में हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं मैंने बता दिया, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इसके अलावा साथ ही मैंने और क्या बताया, ये बताया कि ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने और भी कुछ चीजें बता दी, जैसे कि मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। यहाँ तक सारी चीजों को बताने के बाद मैंने यहाँ पे आपको फिगर भी बना करके दिखा दिया। अब क्या होता है, यहाँ पे दर्पण का वक्रता त्रिज्या और कह सकता हूँ कि फोकस में क्या संबंध होता है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। है कुछ नहीं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बोल देगा कि किसी भी अवतल दर्पण की जो त्रिज्या है, अभी हम बाद में जानेंगे कि वो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि दर्पण का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर का है, इसका आप हमें फोकस निकाल के दिखाओ, तो सिंपल से r/2 होता है, तो यहाँ पे 6/2 हो गया, ये टोटल हो जाता है आपका 3 सेंटीमीटर। अगर फोकस 3 दे दे, बोल दे कि रेडियस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 6 बता देंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ तक देख लिए चीजों को। और आगे क्या है, आगे हमें ये पढ़ना है कि गोली दर्पणों को खींचने का जो नियम है। अब मैं क्या करूंगा, इस यहाँ से बची हुई जो चीजें हैं मैं कल इसको आपको बता दूंगा। थोड़ा सा ये चैप्टर आपका बड़ा है, तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। फिर क्या करेंगे, जो बचा हुआ चीज है मैं क्या करूंगा, बचा हुआ पार्ट आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं थोड़ी थोड़ी करके इसीलिए पढ़ा रहा, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हाँ, भले उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर एक चैप्टर पढ़ने से हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही पढ़ना पड़े, तो हम उस चीज को कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका इतनी चीजों को मैंने बता दिया, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आगे की जो चीजें हैं मैं आपको कल बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।